for all services relating to transfer of flats, stamp duty, registration of documents, recovery of dues, RERA, MOFA, and important subjects like redevelopment and self-redevelopment of cooperative housing societies. You can always rely on Mahaseva and Prabhu Associates for the best legal advice. You may reach us on our customer care number 022 4255 1414 for any assistance. दोस्तों, जो वेबएक्स पे हमारे जो ऑडियंस जुड़े हैं, पार्टिसिपेट जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। लोग हमारे दूसरे देश से भी जुड़ते हैं, हमारे जो मुंबई और महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, तो उनका भी स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों की जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग सब दूर दूर हैं, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, वेबिनार पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है, वेबिनार पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप इस खास वेबिनार में स्वागत करता हूं, आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। वो है दोस्तों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सीएचएस में जो कमिटी मीटिंग्स होती है, जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वो कितना इम्पोर्टेंस है और उसके बारे में किस तरह से आप इसको आगे मीटिंग को वो कर सकते हो, जारी कर सकते हो, आपको कितना लीगल नॉलेज लेना है इसका, जनरल बॉडी मीटिंग का कैसे होती है, क्या क्या तय किया जा सकता है और कितना टाइमिंग, क्या मेजोरिटी होनी चाहिए, क्या रेजुलेशन पास होना चाहिए, कौन कौन से पास होना, कितने टाइम में कर सकते हैं, तमाम विषय की जानकारी आपको हमारे जो महासेवा पैनल एडवोकेट हैं, एडवोकेट संघर्ष जाधव, ये देंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ एडवोकेट संघर्ष यादव को, और कि आज बताएं, आज जो आप टॉपिक कवर करने वाले उसका हाइलाइट्स क्या है। टॉपिक है दोस्तों जनरल बॉडी मीटिंग्स और जो सोसाइटी की एमसी की मीटिंग होती है, कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से होती है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरह से आप लोगों को बुलाना पड़ता है कमेटी मेंबर्स वगैरह के लिए। महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए मैं इन्वाइट करूंगा हमारे सेकंड जो कीनोट स्पीकर है इंपॉर्टेंट एडवोकेट संघर्ष यादव। एडवोकेट संघर्ष यादव आपको बताएंगे कि किस तरह से जनरल बॉडी हो या एमसी की जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उसके बारे में कैसे आगे का जो प्रोसीजर है, किसे मीटिंग इनवाइट करना, तमाम विषय की जानकारी देंगे, प्रकाश डालेंगे। प्लीज वेलकम एडवोकेट संघर्ष यादव। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यस। पहले तो मैं पूजा शिंदे जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अवेयरनेस की चीज जानकारी दी है हमें कोविड के बारे में। और जैसे उन्होंने अपील की है हर सोसाइटी को कि अपने सोसाइटी लेवल पे ये सब चीज करे, ये सब चीज का अडॉप्शन इम्प्लीमेंटेशन करे। उस अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए हर किसी को साथ में आना चाहिए और उसी के रिलेटेड, उसी के कंसोनेंस में वी हैव द टुडेस टॉपिक and under which we decide mutually amongst our members what to do, what to carry out, what are the decisions to be taken in related to any decisions, be it COVID, be it redevelopment, be it conveyance, be it the disputes which are arising in the member in the society. So पहले तो मैं स्टार्टिंग करूंगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। जैसे मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया उसी के साथ साथ हाउसिंग सोसाइटी जो एक होती है, उस सोसाइटी को अपने एमसीएस एक्ट में ऐसे डिफाइन किया है कि इट इज द हाउसिंग सोसाइटी इन विच द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड इट्स मेंबर्स विद dwelling houses और फ्लैट्स, और उस dwelling houses और फ्लैट्स जो ऑलरेडी एक्वायर्ड हुए हैं, along with them they have to provide to the members the common amenities and services। अभी ये कॉमन एमिनिटीज और सर्विसेज कौन सी है? वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट टू कॉमन यूसेज ऑफ एरिया, कॉमन स्पेसेस जो पार्किंग की होती है, या फिर स्टेयरकेसेस, ये सब चीजें उनको मेंटेन और उनको रेगुलेट करने के लिए हमें कमिटी बिठानी पड़ती है। वो कमिटी, इट इज अ ऑनरेरी जॉब करते करते ये सब रेगुलेशंस अपनी सोसाइटी में मेंटेन करती है। अब आगे जाते हुए जैसे हमने ग्रुप बनाया, एक कमेटी जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, तो उस कमेटी को एक जैसे ये करने के लिए अकाउंटेबल मेंटेन करने के लिए या फिर अकाउंटेबल रहने के लिए जनरल बॉडीज बुलानी पड़ती है, जनरल मीटिंग्स बुलानी पड़ती है। तो जनरल मीटिंग को भी अपने एमसीएस एक्ट में डिफाइन किया गया है, जो कहता है कि general meetings means meeting of a general body
called and conducted in view of provisions mentioned in the act, rules or bylaws. अभी ये जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देनी जरूरी है लॉ के हिसाब से, जिससे जो भी मेंबर्स है हमारे, जो भी रिलेटेड इश्यूज है, वो उस मीटिंग के पहले सोसाइटी के पास आ जाए, सोसाइटी के पास हैंड ओवर करे, जिससे उस मीटिंग को कितने एजेंडे में हमें मेंटेन करना है, कौन से एजेंडा इंपॉर्टेंट है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये सब कमेटी डिसाइड करने के लिए, और जो ऑफिस बेरर्स है उनको अच्छे से कमेटी मीटिंग को रेगुलेट करने के लिए ये नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तो नोटिस पीरियड नॉर्मली 14 दिन का एजीएम के लिए होता है, एजीएम के लिए 7 दिन का हो जाता है। कमेटी मीटिंग जो होती है वो 3 दिन के हो जाती है, या फिर इन सम सर्टन केसेस आप 1 दिन में भी बुला सकते हो, वो कमेटी के लिए रिलेटेड। बट नॉर्मली जो जनरल बॉडी हमारी होती है, उस जनरल बॉडी को बुलाने के लिए हमें 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो जो नोटिस पीरियड होता है, इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड इन द बायलॉज। बायलॉ नंबर 3, 5 आप अगर देखोगे तो उसमें आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि डैश डेज क्लियर नोटिस मीन्स द नंबर ऑफ कैलेंडर डेज इंटरवीनिंग बिटवीन द डे ऑफ पोस्टिंग द नोटिस एंड द डे ऑफ द मीटिंग। मतलब आप जब ये 14 दिन की नोटिस दे रहे हो, तो 14 दिन की नोटिस के बाद 15वें दिन आपकी मीटिंग रहेगी, तो उस 14 दिन का पीरियड पूरा हो जाना चाहिए। अब मैं इसके पहले तो स्टार्टिंग करूंगा, जब भी हम सोसाइटी हमारी रजिस्टर होती है, तो फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है हमारी, वो सबसे पहले कन्वीन करनी पड़ती है, जिसमें हम प्रोविजनल कमेटी हमारी एस्टाब्लिश या फिर स्थापित करते हैं। तो उसके प्रोसीजर और उसका कंडक्ट कैसे करना है, कौन कन्वीन करेगा, ये हमारे रूल्स में, एमसीएस रूल्स जो 1961 में बनाए गए थे, उसके रूल 59 में हमें दिखेंगे। सो आई विल जस्ट रीड आउट कि विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, द चीफ प्रमोटर मतलब बिल्डर हो सकता है, या फिर अगर नॉन कोऑपरेशन में हम जाए तो जो हम नॉर्मल कमेटी रजिस्ट्रेशन के पहले जो बनाते हैं, उसमें हम चीफ प्रमोटर अपॉइंट करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में हमें चीफ प्रमोटर करके साइन करेगा। तो द चीफ प्रमोटर thereof shall convene the first general meeting of all persons who had joined in the application of registration of the society. Now ये काम अपना चीफ प्रमोटर का हुआ। अभी उसी के साथ साथ अगर वो इफ ही फेल्स टू ड्यू डिलिजेंस, तो if when the chief promoter fails to convene the meeting as aforesaid, it shall be convened by any person authorized in behalf of their registrar। क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं सोसाइटी का, तो उसके पहले हम सोसाइटी को रजिस्टर करने से पहले एक नेम रिजर्वेशन का स्टेज होता है, जिसमें हम नेम रिजर्व करके रखते हैं हमारी सोसाइटी का। उसी के साथ साथ हम बैंक अकाउंट भी ओपन करने का एक एप्लीकेशन देते हैं। तो रजिस्ट्रार को अगर लग रहा है आपने नेम रिजर्वेशन दे दिया, और नेम रिजर्वेशन देने के बाद 3 महीने के अंदर आपका सोसाइटी रजिस्टर हो गया, तो उसके बाद अगर समझो नहीं हो पा रहा, चीफ प्रमोटर को कुछ फोर्स मेजर करके कुछ आया प्रॉब्लम, तो ऑथराइज पर्सन एक रजिस्ट्रार भेजेगा या फिर रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा सोसाइटी को इंटीमेट करके, और वो उसका एक ये ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि वो खुद से पहली मीटिंग कन्वीन कर दे। अभी इसके बाद मेन ये आ जाता है कि इस फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में हम कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अभी मेन तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, फिर जो नए मेंबर्स आए हैं, जो नए नए फ्लैट ओनर्स आए हैं, तो उनको भी मेंबर्स करके हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो एक एजेंडा हो गया। फिर जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है और ट्रांजैक्शन जो हुए हैं इन सब डेज में, वो सब हमें देखने पड़ते हैं। फिर जो मैंने बताया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजनल कमेटी, ये प्रोविजनल कमेटी होती है जो 1 साल या फिर उसके अंदर जब तक नई कमेटी बनती नहीं है, तब तक वो प्रोविजनल कमेटी सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। ये कमेटी प्रोविजनल होती है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का हर बार पहले हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले मीटिंग में करना पड़ता है। तो उसका एक एजेंडा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजनल कमेटी अंटिल रेगुलर इलेक्शन इज हेल्ड अंडर द बायलॉज, द प्रोविजनल कमेटी शैल हैव द सेम पावर एंड फंक्शन एज कमेटी इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू द बायलॉज। नाउ उसके बाद
एक इम्पोर्टेंट है कि फिक्सिंग द लिमिट अप टू विच द फंड्स में बी बोरोड। रिजर्व फंड हुआ, क्योंकि अब तक फंड हमने रेज नहीं किया, अब तक फंड हमने इस्टेब्लिश नहीं किया। तो वो फंड कौन सा होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं, बाईलॉज के आ जाते हैं, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जो प्रोविजनल कमेटी को करने पड़ते हैं। तो उन सब एक्सपेंडिचर्स के लिए कमेटी को हर किसी के म्यूचुअली डिसीजन में अपना फंड रेज का एक लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने रूल में कहा कि रूल 59 आपको फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग कैसे करनी है वो बताता है, वैसे ही बायलॉज में भी बायलॉ नंबर आप 84 पढ़ेंगे। ये नंबर्स थोड़े वैरी हो सकते हैं, क्योंकि मैं पुराना बायलॉ नंबर रिफर कर रहा हूँ, तो वो नंबर्स में वैरी, सो काइंडली बेयर विथ मी। तो बायलॉ नंबर 84 में आपको ये बताया गया है कि फर्स्ट जनरल बॉडी कैसी होती है। तो एज आई रीड, the first general body meeting of the promoters who have signed the application of registration for the society shall be held within the period of 3 months of the date of registration of society as provided in the rules 59। जैसे मैं कह रहा था, it shall be responsibility of the chief promoter to convene the first general body meeting। On failure, the registrar authority shall authorize a person to convene the meeting। Clear 14 days notice of this first general body meeting of the society shall be given by the chief promoter। और जैसे उसको भी है, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसको भी वैसे ही करना है। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है वो आपको बायलॉ नंबर 87 में मिलेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि उसके अलावा आपको एक और एजेंडा भी करना पड़ता है, जैसे ऑथोराइजिंग द कमिटी टू सिक्योर कन्वेंस ऑफ द राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि इफ मोफा है और अभी रेरा है, तो दोनों के एक्ट के हिसाब से 3 months आफ्टर द सोसाइटी इज ग्रांटेड ओसी, यू हैव टू ग्रांट द कन्वेंस टू द सोसाइटी। तो ये ऑब्लिगेशन प्रमोटर का है, बिल्डर का है, कि इसके अंडर इस स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर आपको कन्वेंस ग्रांट कर दे। और ये प्रोविजनल कमेटी का भी काम होगा कि आपको आपके सोसाइटी को वो कन्वेंस ले ले। और कोई कम्युनिकेशन प्रोविजनल कमेटी को करना है इस दौरान। और इसके अलावा आपको इंटरनल ऑडिटर सोसाइटी का तब फॉर दैट ईयर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसका रेम्यूनरेशन भी उस जनरल बॉडी में आपको देना पड़ेगा। और ऑथराइज वन मेंबर ऑफ द प्रोविजनल कमेटी टू कॉल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ प्रोविजनल कमेटी। आप जब भी प्रोविजनल ये बना रहे हो, आप फर्स्ट जनरल बॉडी बना रहे हो, तो उसके बाद आप कमेटी बना रहे हो, तो उस कमेटी को भी मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए ऑथराइज करने के लिए भी आपको हर मेंबर को में से एक मेंबर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ये कमेटी मीटिंग को कन्वे करेगा, डिसाइड करेगा, जो आप फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड कर लो वो। और समझो आपकी सोसाइटी बड़े प्लॉट में है और ऑलरेडी एक फेडरेशन हाउसिंग सोसाइटी बनी चुकी है, तो उसका कंसिडरेशन भी आपको करना है। तो वो भी आप एजेंडा ले सकते हो कि कंसिडर एफिलिएशन ऑफ द सोसाइटी एज मेंबर ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट और अदर इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड इन द बायलॉ नंबर 6 ऐसे ऐसे एक है। और आप अगर उसके रिलेटेड या फिर कोई भी रेलेवेंस में कंसोनेंस में कोई नया मैटर आ रहा है, तो उसको भी आप एज एन एजेंडा विद द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट, यू कैन इंट्रोड्यूस द मैटर इन द मीटिंग, और आप उसको हैंडल कर सकते हो। नाउ बायलॉ नंबर 88 पे मैं आगे बढ़ता हूँ कि द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग shall record the minutes of the meeting, sign them, hand them over to the secretary of the society elected in the first meeting of the provisional committee or nominated by registration authority। तो जो पर्सन होगा उसको इसके अनुसार मिनट्स बनाने पड़ेंगे, जो बायलॉ नंबर 88 बताता है। उसके आगे द चीफ प्रमोटर of the society shall immediately after election of the office bearers, जो प्रोविजनल कमेटी मीटिंग में हमने ऑफिस बेरर्स चूज किए हैं, at the first meeting of provisional committee or its nomination by registering authority under bylaw number 87, hand over to the chairman of the society the records। अभी क्या क्या हैंड ओवर है वो मैं आपको एक एक बता दूंगा। ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, जो हमने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन कॉपी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, वो जो रजिस्टर ऑफिस से हमें कम्युनिकेशन मिले हैं वो सब, कॉपी ऑफ द बाइलॉज ऑफ द सोसाइटी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, चलान जो हमने अमाउंट
जिनको बैंक में क्रेडिट किए हैं या डेबिट किए हैं, उनके सब चालान्स, फिर बैंक पासबुक, फिर उसके बाद कॉपीज ऑफ ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय डिफरेंट पार्टीज, जो भी इसके बीच में आए हैं नए मेंबर्स, उनके सबके कॉपीज, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, फिर एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, स्टेटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वाउचर्स ऑफ अमाउंट्स, कैश बैलेंस कितना है, जो साइट प्लान है कि इस कंस्ट्रक्शन जो जो हुआ है उसका सब, द मिनट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, द फाइल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन उसके साथ साथ हो रहा है, और अदर अदर डॉक्यूमेंट्स, जो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हर चीज आपको इसमें देनी है। वही इसके आगे आगे बढ़ते हुए मैं ये बताऊंगा कि जनरल मीटिंग, उसके नॉर्मल प्रोसीजर्स क्या होती है, सेक्रेटरी को कैसे करना है, चेयरमैन को क्या करना है, ये उसके रूल क्या है, ये हम अभी देखते हैं। ऑल जनरल मीटिंग ऑफ अ सोसाइटी, जो ये रूल 60 में आपको मिलेगा। ऑल जनरल मीटिंग ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टिंग द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग को छोड़ के शैल बी कन्वेंड बाय द सेक्रेटरी, ये अभी सेक्रेटरी का रोल शुरू हो जाता है इसमें, और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय और अंडर द बायलॉज टू कन्वेन सच मीटिंग अंडर इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार who may attend such meeting, authorize some person to attend such meeting on his behalf. The president या फिर chairman of the society, or in his absence vice president, or in his absence both, a member elected by the members present at the meeting shall preside over the meeting unless the bylaws specifically provide. ये फर्स्ट मीटिंग का मीटिंग में हमेशा फर्स्ट काम होता है, या फिर हम फर्स्ट एजेंडा ही रखते हैं कि टू अपॉइंट द चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग हु कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। उसके बाद बायलॉ ये कहता है, रूल ये कहता है कि नो जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड और प्रोसीडेड विद अनलेस द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ quorum as specified in the bylaws are present। तो इसके लिए हमें 114 बायलॉज देखना पड़ता है जिसमें कोरम मेंशन किया गया है। उस मेंबरशिप के हिसाब से, सोसाइटी के मेंबरशिप के हिसाब से उनका कोरम भी है, हमेशा 2/3 कोरम लगता है सोसाइटी के मीटिंग को, और अगर वो ना हो तो वो एडजन हो जाती है। और दूसरे जब भी एडजन करके जो टाइम नया हम बताते हैं, तो उस मीटिंग को कुछ भी करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा या फिर कन्वे करना पड़ेगा या फिर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर हम कोरम नहीं देखते। We have to carry out the agendas and we have to pass certain decisions। फिर वो रूल ये कहता है कि द सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर कन्वेनिंग द मीटिंग शैल रीड आउट द नोटिस, जो नॉर्मल हम प्रोसीडिंग्स करते हैं, the convening the meeting and the agenda for the meeting, and then subjects shall be taken up for the consideration in order in which they are mentioned। जो मैंने पहले बताया कि कौन सी किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन से सब्जेक्ट को, ये पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कमेटी मीटिंग में, और फिर हम सब जनरल बॉडी में ये सब सबको कहते हैं। उसके बाद व्हेन द मेंबर्स आर डिवाइडेड ऑन एनी रेजोल्यूशन, समझो डिसीजन करते वक्त, डिस्कशन करते वक्त हम डिवीजन में आ गए, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ गए, तो एनी मेंबर में डिमांड अ पोल। व्हेन अ पोल इज डिमांडेड, द प्रेसिडेंट शैल पुट द रेजोल्यूशन फॉर वोट। Voting may be by show of hands or by ballot, as may be decided by the members among themselves। और बायलॉज में जब भी आप रजिस्टर करोगे तो बायलॉज में आप कैसे करोगे ये स्पेसिफिकली भी आप डिसाइड कर सकते हो, जिसको सैंक्शन मिलेगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी से। अभी when a voting is to be by ballot, the president shall take necessary steps to issue ballot papers, ये होगा। बट समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा हम रेज ऑफ हैंड से ही हमेशा करते हैं, क्योंकि बैलेट करना, ये सब करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाती है। बाय रेज ऑफ हैंड, बाय मेजोरिटी, जो भी हम जैसे डिसीजंस लेते हैं उससे हम ये मीटिंग के डिसीजंस पे आ जाते हैं। नाउ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग शैल बी अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। इफ ऑल द बिजनेस इन द एजेंडा कैनॉट बी ट्रांजेक्टेड ऑन द डेट ऑन विच द जनरल मीटिंग इज हेल्ड, तभी हम एक मीटिंग में ये सब डिसाइड नहीं कर पाते, तो हम उस मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। उस पोस्टपोन में इस पोस्टपोनमेंट को देते वक्त हमें सुटेबल डेट which shall not be later than 30 days from the date of the meeting as decided by the members present in the meeting। 30 दिन के अंदर ही आपको वो डेट देनी है पोस्टपोनमेंट की, और उस डेट में आपको फिर से वो कंटिन्यू करना है। आप फिर से पिछले मीटिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दोगे, आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दोगे, और फिर वो फिर से वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। The remaining subject on which the agenda shall be taken up for consideration at the postponed meeting, if the general body cannot be held for want of quorum,
जो quorum की हम बात कर रहे थे, it shall be adjourned to a letter, to a our letter or some other days as may be specified in the notice calling the meeting. हम जब भी नोटिस इशू करते हैं तो उस नोटिस में भी हम ये पैरा लिखते हैं कि if sufficient quorum is not seen in the meeting, तो हम उस मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे। और अगर एक घंटे में भी कोई वो quorum हमने हासिल नहीं किया तो उसको कुछ और 30 दिन के अंदर हम रख देंगे नए डेट पे। Now, no resolution regarding expulsion of member, removal of member, or amendment shall be brought in forward any general meeting unless due notice. वो बड़ा वाला हुआ जो एक्सपल्जन ऑफ मेंबर हुआ, फिर चेंज ऑफ बायलॉज में, या फिर जो जो बड़े बड़े डिसीजंस है उनका नोटिस और उनका कॉपी हर किसी को पहले ही देना पड़ेगा, उनका इंटीमेशन देना पड़ता है, क्योंकि हर मेंबर का उसमें कहना आएगा। हर मेंबर को अपना राइट है उस पर वो अपना ओपिनियन रखने का, जिससे क्या होगा, हर किसी को राइट मिलेगा, वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो जाएगा, फेयर मैनर में आप प्रोसीजर कंडक्ट करोगे और आपके डिसीजन पे आओगे। तो उस डिसीजन को पे जो भी कोई ये कर देगा, क्वेश्चंस उठाएगा, तो क्वेश्चंस उठाने में हम आपकी अपनी खुद से ही ट्रांसपेरेंट मैनर दिखा सकते हैं। इट विल पोर्ट्रे that you have transparently and in a fair manner you have conducted the procedure and you have carried out the decision. अभी ये होगी जनरल प्रोसीजर्स की बात, जनरल मीटिंग्स की। अब हम आते हैं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग पे, जो हम सेक्शन 75 में देखते हैं। Every society shall within a period of 3 months after the date fixed for making its account of the year, मतलब ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है जो, under the rules for the time being in force, call a general body meeting of the members, provided that the registrar may by general or special order extend the period। जो अभी रिसेंट कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिला था, जिनका 2019 और 20 का एजीएम नहीं हो पाया था, वो अभी दिसंबर 31 तक लेने का उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, और जिनको 2021 का एजीएम नहीं ले पाए थे उनको एक्सटेंशन 31 मार्च तक मिला है। तो ये प्रोविजन उसी के रिलेटेड है, तो मैं आगे वैसे ही पढ़ता हूँ। हाउएवर इन केस ऑफ एनी स्पेसिफाइड सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव, ये हमें ये नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार नो एक्सटेंशन इज नेसेसरी और सच मीटिंग इज नॉट कॉल्ड बाय द सोसाइटी विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड granted by him, the registrar or any person authorized by him may call such meeting in the manner prescribed, and that meeting shall be deemed to be general meeting duly called by the society, and the registrar may by order then expenditure incurred in calling such meeting shall be paid out by the funds of the society or by such person or persons in the opinion of registrar who is responsible for refusal or failure to convene the general meeting। मतलब नॉर्मल प्रोसीजर्स में नॉर्मली हम जब भी देखते हैं कि एजीएम कमेटी ने नहीं बुलाया तो रजिस्ट्रार के पास हम अप्रोच होते हैं। तो रजिस्ट्रार के पास अप्रोच होने के बाद रजिस्ट्रार पहले तो देखेगा कि ड्यू डिलिजेंस दिया गया नहीं है, ड्यू कॉग्निजेंस हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ एंड इफ यू फाइंड दैट देयर वर सर्टेन डिफिकल्टीज जिसके जिसकी वजह से ऑफिस बेयरर्स नहीं बुला पाए मीटिंग, तो रजिस्ट्रार खुद से सू मोटो वो एक्शन लेगा और खुद बुलाएगा। बट इफ ही फाइंड्स कि वो मीटिंग बुलाने में उन्होंने जानबूझ के इन मैलाफाइड वे या फिर इंटेंशनली कुछ सेक्शन का वायलेशन किया है 75 का, तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रार के पास अप्रोच होना जरूरी है। उसके बाद एट एवरी जनरल बॉडी मीटिंग द सोसाइटी शैल ले बिफोर द सोसाइटी द स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स, मतलब आपका ऑडिट रिपोर्ट, और उसका रेटिफिकेशन होगा, उसका सैंक्शन होगा, हर किसी मेंबर को उस पर बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी को डाउट्स है तो वो सेक्रेटरी, ट्रेजरर और चेयरमैन, ये तीनों भी उसको क्लैरिफिकेशन देंगे और आगे बढ़ेंगे। Now, along with that report, there shall be attached with every balance sheet laid before the society in general meeting a report of the committee with respect to the state of the society's affair, the amounts if it proposes to carry out to any reserve either in such balance sheet, the amounts which it recommends should be paid by way of dividend, bonus, honorary to the workers, वो जो employees होते हैं उनको कितना देना है, ये सब अटैच उसके साथ होने चाहिए। Now, at every annual general body meeting, the annual balance sheet, the profit and loss account, the audit memorandum submitted by the auditor appointed under 81, हम जो पहला ऑडिटर अपॉइंट करते हैं साल में एक बार, उसको कमिटी रिपोर्ट shall be placed for adoption।
जो मैं कह रहा था कि आप अडॉप्ट कर रहे हो और उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये हमारा आपका एनुअल जनरल बॉडी में मेन एजेंडा होता है। तो उसका पहले एजेंडा आप लेते हो, विच other business will be transacted as may be laid down in the bylaws and of which due notice has been given. If default is made in providing this in calling a general body meeting, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, an extended period may be prescribed in complying with the subsection, जो पहले हमने सेक्शन देखे। रजिस्ट्रार ऑथराइज करेगा, रजिस्ट्रार बताएगा, जो अगर रेडी इफ इट इज नेसेसरी तो वो एक्सटेंशन देगा, नहीं नेसेसरी है तो वो खुद बुलाएगा, और जिन्होंने नहीं बुलाया, जिन्होंने ये ब्रीच किया है, उनके अगेंस्ट पेनल्टी भी इशू कर देगा या फिर दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमिटी। नाउ ये एनी पेनल्टी, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, फिर भी सबकी जानकारी के लिए मैं पढ़ता हूँ। एनी पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 5, मतलब जो प्रीवियस हमने सेक्शन देखा, under section 76 may be recovered in a manner provided in the code of criminal procedure for the recovery of fines imposed by a magistrate as if such fine was imposed by a magistrate himself। तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है रजिस्ट्रार, तो उसका भी रिकवरी जब भी कुछ भी करते हैं तो वो सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार उसकी रिकवरी हो जाती है। नाउ बायलॉस, बायलॉस भी इसके बारे में बताता है कि द एनुअल जनरल बॉडी जो 93 है, 94 है, ये सब बायलॉस आपको उसी के जो हमने अभी देखे उन्हीं के अनुसार आपको दिखाते हैं कि आपको मिनट्स रीड करने हैं, फिर कमिटी को एनुअल रिपोर्ट जो भी एक्टिविटीज दिया है कोऑपरेटिव ईयर में, राइट फ्रॉम 1 अप्रैल, कोऑपरेटिव ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो ये सब उनको दिखाने पड़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट कंसीडर करना पड़ता है टू रिसीव फ्रॉम द कमिटी ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने दिया है, तो उन डिस्क्रिपेंसी को या फिर उन मिसमैनेजमेंट को या फिर कुछ चीजें रह गई ऑब्लिगेशंस करने के एक्ट के अनुसार, नए नए सर्कुलर के अनुसार अगर कुछ चीजें रह गई तो वो ऑडिटर उसमें मेंशन करेगा, उसको फिर कमिटी को रेक्टिफाई करना पड़ेगा until and unless those issues are rectified, तब तक उसको रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हमेशा हमेशा देना पड़ता है। तो वो रेक्टिफिकेशन हो गया, और रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्टरिंग ऑफिस विद इन फॉर्म ओ। फॉर्म ओ में जो इशू था वो एक कॉलम में आ जाता है, फिर आपने रेक्टिफिकेशन क्या किया वो कॉलम में आता है, और फिर रिमार्क्स का एक कॉलम रहता है। ऐसा रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट कमेटी को हमेशा सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद टू प्लेस एनुअल बजट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, टू अपॉइंट एन ऑडिटर फ्रॉम द पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, to receive from the committee, to consider any matter, to consider the communications received from the registering authority, जो बीच बीच में communications है, जैसे अभी recent इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन के कम्युनिकेशन बहुत सारे हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। टू डिक्लेयर एंड कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ इट्स कमिटी व्हेन ड्यू, और मेनी अदर इलेक्शंस। तो ये सब बात हुई एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की आपको 14 दिन की, जैसे मैंने बताया था वैसे नोटिस आप देते हो, उस नोटिस में आप हर एजेंडा मेंशन करते हो, और लास्ट में ये मेंशन करते हो इफ एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आप उसमें इंट्रोड्यूस करोगे और फिर उस पर डिस्कशन करोगे। बट ऑन दी अदर हैंड अभी हम आगे बढ़ते हुए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को देखते हैं। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग साल में 2 बार हो सकती है, और इन मीटिंग को स्पेसिफिक एजेंडा के लिए बुलाया जाता है, जिसमें ये एजेंडा के अलावा और एजेंडा आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अभी उसमें आपको 76 सेक्शन देखना पड़ेगा। तो 76 सेक्शन ये देख कहता है कि अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग may be called at any time by the chairman or by the majority of the committee and shall be called within 1 month on requisition in writing। अभी कभी बुला सकते हैं, इसका रिक्विजिशन है कि on requisition in writing of 1/5 of the members of the society or by the members of the or of members the number of which is specified in the bylaws। नॉर्मली 1/5 मेंबर ने अगर बुला लिया तो हमेशा कन्वेंट करना पड़ता है, या फिर इसके अलावा सेकंड है एट द इंस्टेंस ऑफ द रजिस्ट्रार, फिर थर्ड है इन द केस द सोसाइटी विच इज अ मेंबर ऑफ फेडरल सोसाइटी इन द इंस्टेंस, मतलब फेडरल सोसाइटी ने बुलाया तो फेडरल सोसाइटी को बुला करना पड़ेगा। नाउ वेयर एनी ऑफिसर और मेंबर ऑफ द कमिटी हुज ड्यूटी इट इज टू कॉल सच मीटिंग विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फेल्स टू कॉल सच मीटिंग द रजिस्ट्रार में, जैसे ऊपर था वैसे ये है
by order declare such officer or member disqualified by being the member of the committee for such period not exceeding 3 years, as may be specified in the order. And if the officer is a servant of the society, he may impose penalty not exceeding 100 rupees. ये सब चीजें हो जाती है। फिर इसके आगे, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन, द रजिस्ट्रार शैल गिव और कॉज टू बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब द- वो जो नेचुरल जस्टिस, नेचुरल रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को मद्दे रखते हुए हमें हर किसी को राइट टू हर्ट देना पड़ता है। उसकी जो से है, उसका जो भी क्लैरिफिकेशन है, वो उसको देने का एक मौका देना पड़ेगा रजिस्टर को, फिर ही वो सब कुछ ये आगे ऑर्डर पे मेंशन करके बता पाएगा। If a special general body meeting is not called in accordance to the requisition referred to in subsection 1, जो हमने अभी ऊपर देखा, the registrar or any person authorized by him shall have power to call such meeting, and the meeting shall be deemed to be meeting duly called by the committee. जैसे annual general body meeting का हम देख रहे थे, if the secretary fails to convey the meeting, फिर ऐसे इसमें भी एक authorized person आ जाता है और वो मीटिंग कॉल कर लेता है। नाउ बायलॉज के हिसाब से आपको वो कैसे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करनी है, ये सब दिया गया है। रिक्विजिशन सेम है, और फिक्सिंग डेट जो भी नोटिस में आपको दे देते हैं, हम नॉर्मली 7 डेज की नोटिस देते हैं, तो उन 7 डेज की नोटिस के बाद ही उसमें मेंशन करके उस एजेंडे पे हम डिस्कस कर पाते हैं। इसके आगे फिर मैं जनरल प्रोसीजर्स दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। जनरल प्रोसीजर्स ये है, बायलॉ नंबर 97 आप जब भी देखते हो उसके हिसाब से, द कमिटी शैल डिसाइड द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एवरी जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी एंड द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड देयर, provided that the business to be transacted at the requisition special body meeting shall be only that mentioned in the requisition। जैसे मैंने बोला था कि वही एजेंडा जो है वही आप इसमें कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा एजेंडा आप नहीं ले सकते। The notice convening the general body shall be issued by the secretary of the society as provided in the bylaw 161. On failure to issue the notice, the chairman shall issue it. In case of annual general body meeting, 14 days clear notice, and in case of special general meeting, 5 days clear notice of the meeting shall be given to the members as provided under bylaws. अंडर इंटिमेशन जो फेडरेशन ने समझो अगर बुलाया तो वो सब इसमें आगे 160 बायलॉ नंबर 98 में आप देखते हो। फिर एक देखते हो, द एजेंडा ऑफ सच इमरजेंसी मीटिंग एंड द रीजंस ऑफ द इमरजेंसी फॉर विच द मीटिंग इज कॉल्ड शैल बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू ऑल मेंबर्स। Also, the decision of such meeting shall be communicated in writing to all members within 2 days of the meeting। मतलब जब भी आप मिनट्स सर्कुलेट करते हो, तो इसी के साथ साथ ये सब आपको सर्कुलेट करना है, जो सेक्रेटरी का ध्यान होगा या फिर कमिटी का, हर कमिटी मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये हर किसी को इंटीमेशन पहुंच जाए, क्योंकि कमिटी मेंबर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन इन द सोसाइटी। ओके, फिर कोरम हम देखते हैं कि एसजीएम को कोरम कितने का होगा, या एजीएम को कोरम कितने का होगा। द कोरम ऑफ एवरी जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी शैल बी 2/3 of the total number of members of the society or 20, whichever less। 20 क्योंकि हर किसी का ये नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े सोसाइटीज में बहुत सारी हो जाती है, तो वो 20 और 2/3। इफ 20 के नीचे तो आप 2/3 देख लो, 2/3 का जो भी है तो उसमें आप कन्विन कर लोगे, मीटिंग को आप आगे ये कर सकते हो। बायलॉ नंबर 100 जब भी हम देखते हैं कि विद इन 1 आवर, जो मैं बता रहा था कि समझो पोस्टपोनमेंट की जरूरत पड़े, कोरम अच्छे से नहीं मिले, तो आप पोस्टपोनमेंट कर सकते हो, तो वो इसमें दिया है। और फिर बायलॉ नंबर 101 हम देखते हैं कि इफ ऑल द बिजनेस और एजेंडा ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ द मीटिंग कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड, जो हमने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में देखा था वही एसजीएम में भी होगा। और नॉर्मल जनरल बॉडी मीटिंग में जैसे होते हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे उसको पोस्टपोन करके कर सकते हैं, बट नॉट लेटर देन 30 डेज। उसी के अंदर 30 डेज के अंदर ही आपको पोस्टपोनमेंट डेट पे इलेक्शन सॉरी कमिटी मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। The chairman shall preside over all the general body meeting. No proxy
हम नोटिस जब भी देते हैं तभी नीचे एक नोट के लिख के देते हैं कि नो प्रॉक्सी और अ होल्डर ऑफ पावर अटॉर्नी और लेटर ऑफ अथॉरिटी शैल बी एलिजिबल टू अटेंड जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेंबर है ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन मेकिंग, और उसका ये होगा, अथॉरिटी होगा कि हर मीटिंग में उसका एक से बने या फिर उसका रिकॉर्ड बने। उसके अलावा कोई उसमें अटेंड नहीं कर पाएगा। इसमें वोटिंग राइट भी आ जाती है क्योंकि कुछ बहुत सारे डिसीजंस में हमें वोटिंग करना पड़ेगा। तो वोटिंग राइट ऑफ मेंबर एंड ऑफ द सोसाइटी शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 27, जो वन मेंबर वन वोट है, वो प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना पड़ता है। अभी 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से एसोसिएट मेंबर आप बना सकते हो। वो समझो मेन मेंबर नहीं है तो एसोसिएट मेंबर उसके बिहाफ पे आके वोट करेगा, प्रोवाइडेड ही इज गिवन कंसेंट टू हिज ड्यू with due procedure is admitted। समझो एसोसिएट मेंबरशिप नहीं ग्रांट करनी है और जॉइंट ओनर है, जॉइंट मेंबरशिप ग्रांट करनी है, तो आपको जॉइंट मेंबरशिप पहले लेनी पड़ेगी, उसको फिर 10A देके आपको वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसीजर जब भी हो जाते हैं तभी आप एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में या फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में उस मेंबर के बिहाफ पे जो आया है उसको चांस दोगे या फिर उसको अलाउ करोगे और उसका कहने के लिए आप परमिट कर दोगे। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कमिटी मीटिंग का। आगे 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 बहुत सारे बायलॉज आपको रिफर करने पड़ते हैं फॉर ड्यू प्रोसीजर। मैनेजमेंट कैसे संभालना है, कौन से डिसीजन आप ले सकते हो। फिर मैं एंड में आपको बता दूंगा कि कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास आप अप्रोच कर सकते हो जो जो डिसीजन सब जो गलत हुए हैं और इन गलत डिसीजन की वजह से आपको आगे जाना पड़ रहा है, उसको चैलेंज करना है। तो मैं वो आगे आपको बता दूंगा। नाउ पावर ऑफ द पावर टू कॉल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो मैं बताया वो चेयरमैन का, ऑफिस बेयरर्स का हो जाता है। और उसके आगे फाइनल अथॉरिटी। अब मेन चीज क्या होती है, अंडर एमसीएस एक्ट फाइनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 72 इज गिवन टू द जनरल बॉडी। जब हम सेक्शन रीड करते हैं फाइनल अथॉरिटी का, मतलब सेक्शन 72, तब हमें देखते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स, द फाइनल अथॉरिटी ऑफ एवरी सोसाइटी शैल वेस्ट in the general body of the members in general meeting summoned in such a manner as may be specified in the bylaws। जो हम अभी bylaws सब refer कर रहे थे, where the bylaws of the society so provide the general meeting shall be attended by delegates if, मतलब associate member या फिर joint member 2019 के हिसाब से appointed by members of such meeting shall be deemed to be meeting of the general body for the purpose of exercising all the powers of the general body। Now पावर ऑफ रिमूवल ऑफ कमेटी और मेंबर के ये भी आपको जनरल बॉडी में ही सब डिसाइड करना पड़ता है और उसी के अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ता है। पावर ऑफ कमेटी मेंबर ले लो, एक्सपल्जन ऑफ मेंबर ले लो, ट्रांसफर ऑफ मेंबर ले लो, मेंबरशिप ले लो। ये सब डिसीजन आपको जनरल बॉडी में भी ले सकते हो और कमेटी में भी ले सकते हो। बट जनरल बॉडी अगर हो चुकी है, बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं, तो इन्हीं के साथ साथ सबको इनवाइट करते हुए आप उनको मेंबरशिप भी ग्रांट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन वेयर देयर इज अ प्रोफेसर वेयर देयर इज सेकंड। फिर ऑडिट हमेशा जनरल बॉडी में ही हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो अंडर 81 व्हेन वी रीड सेक्शन 81 व्हेन वी रीड द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1, जो फर्स्ट सेक्शन है, shall have the right to receive all the notices and every communication relating to the annual general meeting of the society and to attend such meeting he shall be allowed to attend such meeting to be heard thereat because उसके ऑडिटर के रिपोर्ट में उसने जो जो अपने रिमार्क्स दिए हैं उन रिमार्क्स को क्लैरिफाई करने के लिए और उन रिमार्क्स के ऊपर और डिस्कशन करने के लिए उसको अपॉइंट करना और उसको बुलाना बहुत जरूरी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और जिससे हर किसी को अपना डाउट क्लियर करने के लिए चांस मिलेगा। नाउ लास्टली ये ये दो हो गए, मतलब जनरल जनरल बॉडी मीटिंग हो गई, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो गई, और थर्ड टाइप है कमिटी मीटिंग जो सिर्फ कमिटी की होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कमिटी कौन होता है। तो कमिटी मीन्स द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड और अदर डायरेक्टिंग बॉडी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी विच इज वेस्टेड अंडर सेक्शन 73। 73 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी है, कमिटी कैसे बन सकते हैं। और 73 में डिस्क्वालिफिकेशन भी दिया गया है कि इलेक्शन करते वक्त या फिर कमिटी मेंबर ऑप्ट करते वक्त या फिर अपॉइंट करते वक्त हमें क्या क्या देखना है। तो वो सब कमिटी में आ जाता है। नाउ
अंडर 73 उसकी पावर्स और फंक्शंस मेंशन किए हैं। अभी क्या क्या कमेटी की पावर है कि द मैनेजमेंट ऑफ एवरी सोसाइटी शैल वेस्ट इन द कमिटी constituted in this act and the committee shall exercise such power and such duties as may be imposed by the act, रूल्स बायलॉज, और उसके अलावा सर्कुलर नोटिफिकेशन जो जो डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से आ रहे हैं या फिर पूना मेन कमिश्नर से हमारे आ रहे हैं, वो सब उनको देखना पड़ेगा। रीडिंग 1AB, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल बी जॉइंटली, जो मैं बता रहा था कि हर डिसीजन पे हर एक मेंबर कमिटी का रिस्पॉन्सिबल है। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी ड्यूरिंग इट्स टर्म्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी। अभी जो नई कमिटी अपॉइंट हो रही है, तो उसके प्रीवियस कमिटी का जो जो डिसीजन है, वो ये कमिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो कमिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, और उसके अगेंस्ट जब भी जो जो मेंबर्स थे उनके खिलाफ सब एक्शन ये हो जाएगा। तो ये कमिटी का फिर ऑब्लिगेशन बनता है कि उस कमिटी में जो जो काम किए उसका रिकॉर्ड्स रखे और उस रिकॉर्ड्स को रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी पे व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट द पर्सन, वो प्रोवाइड करे। नाउ व्हेन वी सी 1AB, उसमें एक पार्ट डिलीट किया गया है जो बॉन्ड का था कि अगर कमिटी मेंबर आप बने हो, इलेक्ट करके आए हो, तो आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो 2013 में डिलीट कर दिया था, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट टू अस। आगे हम देखते हैं 1A, जिसमें फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग का सब दिया गया है कि उसको 3 मंथ्स के अंदर ये जनरल बॉडी बुलानी पड़ती है। फिर pending to the constitution of the committee, the provisional committee of the society shall exercise the power and perform the duties of the committee। ये यही सब रिपीट है। फिर आगे समझो किसी ने एप्लीकेशन दिया है कमिटी को कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसीजर थ्रू डिस्पोज करना है, ये हमें बायलॉ नंबर 62 को पढ़ने में मिलता है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, मतलब कमिटी मीटिंग जब भी बोलते हैं, कमिटी मीटिंग हम कहते हैं जो हर महीने में कमिटी का सोसाइटी की कमिटी मीटिंग कन्वे की जाती है। तो उस कमिटी मीटिंग में ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन को कैसे करना है वो हम 62 में देखते हैं। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी शैल स्क्रूटनाइज देम and bring any shortcoming thereon to the notice of the members within 15 days of the receipt of its compliance. The secretary shall place all the application complete in all respect or incomplete before the meeting of the committee or the general body as the case may be held next after the receipt of the application. The committee or the general body as the case may be shall consider all such application at its meeting and take decisions thereon. The committee shall ensure that all the application received by the secretary of the society are disposed of within the maximum period of 3 months from the date of their acceptance. If the committee or the general body, as the case may be, rejects any application, it shall record the minutes of its meeting, the reasons of the rejection. मतलब जैसे अपने डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, अभी कमिटी भी एक सेम कंसोनेंस में, सेम मीनिंग में, सेम टर्मिनोलॉजी में एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी जो डिसीजन पास करती है। तो उस डिसीजन को पास करते वक्त आप सिर्फ ओरली नहीं बता सकते, आपको उसको रिकॉर्ड भी करना है, आपको उसको रिकॉर्ड में भी रखना है। तो हमेशा आपको रिटर्न ऑर्डर पास करनी है, रिटर्न डिसीजन पास करना है। तो ये बायलॉ उसी के उसके लिए बोलता है। If the committee or the general body as the case may be rejects any application, it shall record the minutes of the meeting, the reasons of the rejection shall be mentioned thereon. The secretary of the society shall communicate the decision of the committee or the general body to the applicant concerned within 15 days of the decision of the committee as the case may be, where the applications are rejected or anything else. If the society does not communicate the decision to the applicant within 3 months from the date of receipt of the application for membership or any other thing, including the applicant shall be deemed to have admitted। ये membership का aspect है जो आप 22 या 23 सेक्शन में देखते हो। जब भी वो डिसीजन आपने नहीं दिया तो उसको डीम मेंबरशिप मिल जाती है। तो समझो उसको आपको चैलेंज करना है तो फिर से सोसाइटी को अप्रोच करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, जिसमें रजिस्ट्रार फिर अपना डिसीजन कन्वे कर देता है या फिर पास करता है। फिर आता है बायलॉ नंबर 125,
The committee shall be normally held in the committee meeting shall be normally held in the premises of the society. The quorum of the committee shall be mentioned in the bylaw 13 114 actually 114 में समझो अभी 11 है तो 11 का 6 का quorum है 13 है तो उसका 8 का quorum है ऐसे वो नंबर वाइज दे सकते हो आप वन बायलॉ नंबर 114 को देखिए जिसमें आपको quorum मिल जाएगा इसके अलावा द कमिटी शैल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी बट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ हर 12 महीने में आपको एक मंथ में मिल के आपके बाद बिजनेस का ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा और वो मीटिंग में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी द कमिटी में place a resolution and get the same passed by the committee member however the same may be placed before next subsequent meeting फिर 131 हम देखते हैं जिसमें द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी शैल गिव 3 days क्लियर नोटिस ऑफ द मीटिंग मतलब इमरजेंसी में रहेगी या फिर कमिटी मीटिंग को जब भी देना है तो भी 3 days क्लियर मीटिंग आपको देनी पड़ती है विच शैल स्टेट द डेट एंड टाइम एज ऑब्वियसली जो हमें हमेशा इंटीमेट करना पड़ेगा where the secretary of the society fails to issue such notice and agenda of the meeting of the committee the chairman of the society shall issue it but if the chairman and the secretary fails तो treasurer ऐसे 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 करते जाते हैं The concerned housing federation of the society which is affiliated on receipt such information and request may be called for a meeting. The chairman of the society shall preside over meeting. In his absence, those members who are there in the meeting shall appoint the president amongst themselves. या फिर उसके बाद every member of the committee shall have one vote. However, in case of equality of vote, the chairman shall have the कैसे unrest मतलब लास्ट वाला जो रहता है वो वाला वोट कास्ट करने का उसको मौका दिया है ऑल द डिसीजन शैल बी टेकन इन मेजॉरिटी ऑफ द वोट 134 वो फिर बताते हैं ऑन रिक्वेजिशन ऑफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी शैल कन्वीन अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द कमिटी विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट हर मीटिंग को बुलाते वक्त कैसे कैसे ये करना है ये सोसाइटी को और उसके ऑफिस बेरर्स को ऑफिस ये बायलॉज देखते देख रिलाई करके ये सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं अगर प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं हो पाई तो उसके खिलाफ एक्शन भी आ जाता है बट ड्यू डिलिजेंस इज नेसेसरी आपको बायलॉज के हिसाब से एक्ट के हिसाब से और न्यू न्यू रेगुलेशन जैसे आ रहे जैसे 2019 अमेंडमेंट का बहुत सारे लोगों को प्रोसीजर्स जो चेंज हुए वो पता नहीं है तो उनके लिए आपको ये सब देखने पड़ते हैं हम रिसेंटली वी आर अवेटिंग फॉर न्यू बायलॉज टू बी पब्लिश्ड उस बायलॉज में हम सब 2019 के एक्ट के हिसाब से जो जो रूल्स बने होंगे वो हमें अडॉप्ट करना है तो उसमें भी ये मिल जाएगा नाउ विच वी आर रिफरिंग विच आई एम रिफरिंग ऑन इज द ओल्डर बायलॉज इसलिए वर्जन में बहुत सारे चेंजेस है टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस है इसके अलावा तो मैंने बायलॉ नंबर 136 इज सेम एज टू द 73 सेक्शन की जो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल थे वही है आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट देना था उसमें रेम्यूनरेशन चूज करना था यही सब आपको बायलॉज 152 153 151 इसमें आपको देखने मिलता है फिर लास्ट ट्रांजैक्शन ये कमेटी का हो जाता है जब भी हम देखते हैं कि कन्वेंस कैसे आपको लेना है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रोविजनल कमेटी का भी ये ऑब्लिगेशन है कि वो कन्वेंस के मैटर में जल्द से जल्द पड़ जाए वैसे ही ये भी बायलॉज में 154 आपको दिखेगा जो कन्वेंस के रिलेटेड कमेटी को ऑब्लिगेशन देती है कि ये सब करवे प्रोसीजर्स आगे पूरा इनकॉर्पोरेट करे जिससे सोसाइटी का जो प्रॉपर्टी है वो उसका खुद का हो जाएगा फिर हम 156 जब भी देखते हैं तो कमेटी को कुछ एक फंड का लिमिट दिया गया है कि वो कब तक डिसीजन ले सकता है खुद से तो when in a society where there are up to 25 members so 25,000 के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते 25 के नीचे अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो आप खुद से कर सकते हो कमेटी में कमेटी डिसीजन ले सकती है बट 25 के ऊपर है तो जनरल बॉडी का डिसीजन जरूरी है 26 टू 20 तो 50 का जो मेंबर्स है उनको 50,000 तक दिया गया है 51 एंड अबव है उनको 1 लाख के ऊपर नहीं ले सकते 1 लाख के नीचे ही उनको लेना जरूरी है फिर फिर हम देखते हैं वो नोटिस जो होती है वो नोटिस आपको कैसी देनी है वो हैंड डिलीवरी आपको देनी है या फिर थ्रू पोस्ट दे सकते हैं
बट मेन आप ये ध्यान रखें कि हर किसी को इंटीमेशन पहुंचे, हर किसी को जानकारी पहुंचे, जिससे हर किसी का उसमें सहयोग होगा, उसमें आपका उनका से आ जाएगा और वो खुद से सब आपको कह पाएंगे, सब बता पाएंगे। फिर हुआ, हम ये सब जनरल बातें हो गई। अभी जनरल बातें करते करते हम लास्ट में आ जाते हैं डिस्प्यूट्स पे, डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स पे, क्योंकि हर जनरल बॉडी में, हर कमिटी मीटिंग में जरूरी नहीं है कि सबके अनुसार, सबके फेवर में ही डिसीजन हो जाए। कभी कभी फेवरेबल डिसीजन नहीं होते, बायस डिसीजन होते हैं। कभी कभी सबको उसका ये नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता, कोई कोई एग्रीड बन जाता है। तो उस एग्रीमेंट, उस ग्रीवियंस को लेते वक्त आपको पहला तो जनरल बॉडी है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, कंप्लेंट सबमिट करनी है सोसाइटी को, कमिटी को। उस समझो उस कमिटी ने नहीं लिया तो उसको जनरल बॉडी में आप ले लो। जनरल बॉडी में आप जब भी बताते हो तो जनरल बॉडी समझो डिसीजन ले रही है उस पर, तो it is good if it is in your favor, but if it is not, then you have to apply to the authority registrar। रजिस्ट्रार को आप सिर्फ रेजोल्यूशन का जो जो कमिटी ने ये किया है, प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया है, वो आप कर सकते हो। बट चैलेंजिंग द रेजोल्यूशन, जो जो डिसीजन हुआ है, तो उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव कोर्ट इज द अथॉरिटी हैविंग जुरिडिक्शन टू एंटरटेन मैटर्स रिलेटिंग टू चैलेंज ऑफ रेजोल्यूशन। उसके अलावा समझो नॉर्मल मेंबरशिप का आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, अपील में जाएगा, 23 के अंदर आप फाइल भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अपील कर सकते हो। उसके अलावा ट्रांसफर जो हुआ है उसका चैलेंज वो भी रजिस्ट्रार के पास जाएगा। एक्सेसिव अमाउंट का समझो आपका लेवी हुआ है, तो वो भी रजिस्ट्रार के पास जाएगा। तो ये सारे देखने के लिए आपको 174 देखने पड़ेंगे, जिसमें मैटर्स दिए गए हैं। वो मैटर्स आप देख लो और उसके अनुसार आप रजिस्टर अथॉरिटी के पास अप्रोच कर लो। तो बेसिकली टुडे व्हाट वी हैव सीन कि मीटिंग्स को कंडक्ट कैसे करना है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग रहने दो, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग रहने दो या कमेटी मीटिंग रहने दो, तो हर एक चीज आपको एक्ट में हमारी दी है, बायलॉज में दी है, रूल्स में दी है। रूल्स में आपको प्रोसीजर दिखेंगे, एक्ट में आपको क्या एक्शन लेनी है वो दिखेगा, बायलॉज में आपको दोनों मिलेंगे, रूल्स भी मिलेंगे, एक्ट भी मिलेंगे कंसोनेंस में, क्योंकि बायलॉज आर द वन विच आर रेगुलेटरी, विच आर प्रोसीजरल स्टैट्यूट जैसे हम कह सकते हैं उसको, जो हमें बताता है कि कैसे कंडक्ट करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। सो बाय दिस आई एंड माय लेक्चर या फिर स्पीच जो भी है, और एंड आई एम फ्री टू हैव क्वेश्चन एंड आंसर ओवर इट। I just Okay, sir. a quick question. Can we या hold our managing committee meetings online, or does it have to be physical in the society? If all the managing committee members decide and agree to hold it online, can we do it? yes ma'am, surely you can do it. You have to firstly notify each and everyone that you are holding this meeting, and but you have to maintain the records. That is the need. Yeah, we'll record it online. Yes, We'll yes, video you record can the surely, entire. you can surely hold a meeting online. Okay, great. Thank you. सर मी एक क्वेश्चन घेऊ घ्या ना साहेब, बोला ना. साहेब ॲग्रीमेंट दोघांच्या नावाने आहे, एक प्रायमरी मेंबर आणि जॉईंट मेंबर, बरोबर. हो. आता मीटिंग एजीएमला जाण्याकरता प्रायमरी मेंबर येत नाही आहे, त्यांनी असोसिएट मेंबर म्हणून तिसऱ्यालाच दिलं नाव. अच्छा. तो जॉईंट मेंबर म्हणतो नाही मला जायचं नाही, पण तो प्रायमरी मेंबर असल्यामुळे त्यांनी असोसिएट मेंबर म्हणून दुसऱ्याच नाव दिलं. तर त्याच्यामध्ये काय हे आहे? आता बघा कसं असतं, जेव्हा आपण मेंबरशिप ग्रांट करतो प्रायमरी मेंबर तो 2019च्या प्रमाणे, तर जास्तीत जास्त तुम्ही एकालाच बनवा. एक तर तुम्ही जॉईंट मेंबर बनवलं तर तुम्ही परत असोसिएट मेंबर नका बनवू, फक्त जॉईंट मेंबरच ठेवा. आणि जर असोसिएट मेंबर बनवलं तर तुम्ही जॉईंट मेंबर, जर जॉईंट ओनर असेल तरच तुम्ही देऊ शकता. बट या केसमध्ये जे तुमच्या केसमध्ये झालंय की जॉईंट मेंबर असून सुद्धा असोसिएट मेंबरशिप बनवली आहे, तर जेव्हा तुम्ही एजीएम घ्याल त्यावेळेला त्या असोसिएट मेंबरकडे कन्सेंट आहे की नाही त्या एजीएमला अटेंड करण्यासाठी, ते तुम्ही बघा. ही मस्ट हॅव द कन्सेंट दिली तर तो अटेंड करू शकतो, म्हणजे असोसिएट मेंबर जॉईन. येस. आणि जो तुमचा जॉईंट ओनर आहे, जॉईंट मेंबर म्हणताय, त्याने पहिली जॉईंट मेंबरशिप घेतली पाहिजे सोसायटीची. अच्छा. फक्त त्याचं नाव असेल अग्रीमेंट मध्ये
आणि त्याचं शेअर सर्टिफिकेट मध्ये नाव दुसरं आहे, म्हणून तो जॉईंट मेंबर नाही बनत. अच्छा. त्याला ओके. त्याला जॉईंट मेंबरशिप घ्यावी लागते सोसायटीची. येस सर. थैंक यू वेरी मच संघर्ष जाधव, हमारे युवा साथी एडवोकेट, महासेवा पैनल एडवोकेट। काफी Yes. अच्छे तरीके से और हमारे ऐसे ही उनका निखार और आप सभी लोगों को अवेयर करते हुए निखार होता जा रहा है। संघर्ष जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही बधाई। तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच। निवेदिता जी है हमारे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ती रहती हैं और उनका भी शुक्रिया। वो उनकी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे मुंबई में खार में है और वहाँ तो अवेयरनेस एक अवेयरनेस के लिए एक एजुकेशन के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बाहर के भी दूसरे कंट्रीज के भी लोग जुड़ते हैं जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, एनआरआईज हैं। तो उनका भी शुक्रिया। और आप सभी का संघर्ष, आप एडवोकेट संघर्ष यादव, आप ऑफिस का नंबर शेयर कर दें, नंबर बोल दें महासेवा का, ताकि कोई संपर्क करना चाहे आपसे या फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहे आपसे तो आपसे ले सके। थैंक यू वेरी मच संघर्ष, आप दोनों ने बड़ा अच्छे से और नंबर शेयर कर दिया चैट बॉक्स में भी और लिंक पे भी यूट्यूब पे। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा आप सभी से कि देखो आज तीसरी वेव के लिए लोग बोल रहे हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं है ये सब महामारी और बीमारी की, लेकिन आप अपना बचाव करें। आप अपना बचाव तो कर सकते हैं और बचाव में कोई बहुत सारा खर्च वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप अपना बचाव करें। क्योंकि आज देख सकते हैं अभी 9 बजे रात को मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे सरकार जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने मजबूर होकर कर्फ्यू लगाया, नाइट कर्फ्यू। तो कहीं न कहीं कुछ तो चीज़ है ना, तो आप बचाव करें और अपने आप से प्यार करें। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि ढल जाती हर चीज़ अपने वक़्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। इस प्यार को अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आस-पास लोगों से प्यार करेंगे तो अपने आप सब चीज़ पॉज़िटिव होती जाएगी। बस इस प्यार को बरकरार रखें। कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, कोई भी कुछ आपका कर नहीं सकता। आप जब अपने आप से प्यार से दूर होते जाएँगे, इसलिए मैं यही कहता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने आप से प्यार करें और अपने लोगों से प्यार करें दोस्तों, जिससे आप अपनी जितनी पॉज़िटिविटी है, जितनी शरीर की और क्षमता है आपकी, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी और आपका मन, आपको दिलो-दिमाग, आपके शरीर को और मजबूती मिलेगी और पावरफुल होगा आपका इम्यून सिस्टम।